अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 26 आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये दो साहिबान थे, क्लॉसियस, रॉडल्फ क्लासियस और क्लैपेरॉन। क्लासियस ने 1834 में, इसने 1850 में इस इक्वेशन पे काम किया है। और ये मैंने पूरी डेरिवेशन इसकी जो है ना वो यहाँ तक कंप्लीट कर दी हुई है और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इक्वेशन क्या है, किस काम आती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रेशर में चेंज लाएंगे तो फिर जो सब्सटेंस है जिसके लिए आप प्रेशर में चेंज ला रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट, हम तीनों नाम ले सकते हैं। उनके अंदर जो चेंज आएगा वो किस हिसाब से आएगा, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ने बताना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर मैं प्रेशर को डबल कर देता हूँ, 2 एटमॉस्फेयर कर देता हूँ, तो फिर 100 नहीं रहेगा ये, फिर ये 100 पे बॉयल नहीं होगा, फिर ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और उधर से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी तरह अगर मैं 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देता हूँ ना, तो फिर वाटर 152 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉयल होगा। इसी जो चेंज आ रही है प्रेशर के अंदर और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, इसी को डिस्कस करने के लिए हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फिजिक्स में यूज़ करते हैं। हम इसको यहाँ से, इस इक्वेशन से हम इसको शुरू करेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। H फॉर द एंथैल्पी, T फॉर द टेम्परेचर, S फॉर द एंट्रोपी। तो ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर लिखी जा सकती है। अब जो यहाँ पर एंथैल्पी है आप इसको U प्लस PV भी लिख सकते हो। और इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो ये du में आ जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये PdV प्लस VdP आएगा, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, तो ये भी TdS माइनस SdT आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये dQ के बराबर निकलता है। तो dQ को फिर हम TdS लिख सकते हैं। तो TdS लिखने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ तक। और आप देख सकते हो कि ये वाला TdS इस TdS से कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हमारे पास बचती है इक्वेशन नंबर 1 बचती है। अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ हमारे पास dP है और dt है। तो ये बात याद रखें कि जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होती, ना प्रेशर में कोई इंक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज dP एंड dt रिमेन्स कांस्टेंट। तो चेंज फिर कितना होगा, 0। dt का भी 0 होगा, तब ये 0, तो dg भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो g को हम कांस्टेंट लिख लेंगे, g1 इज इक्वल टू g2 फिर लिखा जा सकता है। ये होगा जब फेज चेंज हो रहा है। फेज कैसे चेंज होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो फेज चेंज के लिए फिर हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और जब हमारे पास 2 फेजेस आ जाएंगे यानी कन्वर्जन हो चुकी, तो मैं इसको G1 प्लस DG1, G2 प्लस DG2 कैसे लिख सकता हूं। देखें यहाँ पर प्रेशर जो है, आप समझ रहे हैं कि प्रेशर के अंदर हमने कुछ इजाफा कर दिया, तो दूसरी तरफ टेम्परेचर के अंदर भी तो कुछ इजाफा हुआ है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा कि G1 में यहाँ हमने जितना इजाफा किया G2 में भी हमने उतना ही इजाफा करना है। इक्वेशन नंबर B जो है हमारे पास, उसमें हमें पता है कि G1 को G2 के इक्वल लिया गया, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास DG1 DG2 के इक्वल आ गया। अब आपके पास यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। DG1 में सबसे पहले इसी चीज़ को आपने 1 के लिए, फर्स्ट फेज के लिए, और बाद में सेकंड फेज के लिए आपने यहाँ से इसको लिख लिया। उसके बाद जस्ट आपने इसको अरेंज किया तो dP यहाँ से कॉमन आ गया, dt यहाँ से कॉमन आ गया।
डी पी बाई डी टी का मतलब है प्रेशर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ले रहे हैं, ये S2 माइनस S1 जिसे आपने ds का नाम देना है, चेंज इन एंट्रोपी का नाम। V2 माइनस V1 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब नाउ यू कैन डू कि भाई यहाँ T से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी नीचे का भी, तो ये TDS बन जाएगा जिसे आपने DQ लिखना, या वैसे ही आपको पता है कि DS जो है वो DQ ओवर T के इक्वल होता है, तो यहाँ से DQ ओवर T आपके पास आ जाएगा। ये जो DQ है फिर हम इसको लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो dP ओवर dt की जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम कुछ बात कर लें L के लिए, लेटेंट हीट के लिए दो तरह की हम इसको लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब होगा कि आपके पास 1 लीटर या 1 किलोग्राम आपके पास वाटर है और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, स्टीम के अंदर, वेपर्स के अंदर, और वो भी उतना ही बने, यानी 1 किलोग्राम ही बने, 1 लीटर ही बने। तो जो हीट दरकार होगी उसे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। जब आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं तो यहां भी फेज चेंज होना है मुकम्मल। आपके पास आइस है 1 किलोग्राम, उसने किस में तब्दील होना है, वाटर के अंदर, तो जो हीट दरकार होगी ना उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो इस एल को दोनों तरह से लिया जा सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी। इस हिस्से के मुतालिक जितने भी MCQs हैं फिर ये हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे, और पार्ट नंबर 27 तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।